टॉपिक 66 यूज़र डिफाइंड टाइप्स। तो यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो हैं वो VDMSL में किस तरह से यूज़ होती हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। VDMSL के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? As we studied, the components of a complete VDMSL specification are, हमने जैसा कि VDMSL specification के complete components के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वो complete VDMSL specification के components कौन कौन से हैं? Declaration of constants, state definition यानी state definition along with an invariant and initialization function and functions and operations। तो यहाँ पे ये जो हम 4 कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये बेसिकली एक कंप्लीट VDMSL स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। यूजर डिफाइंड टाइप्स। देयर इज वन मोर कंपोनेंट टू द स्पेसिफिकेशन विच मस्ट कम एट द बिगनिंग। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एनी यूजर डिफाइंड टाइप्स। तो स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट्स में जो एक मजीद चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो है, जो कि स्टार्ट में आनी चाहिए, वो है डिक्लेरेशन ऑफ एनी यूज़र डिफाइंड टाइप्स। यानी यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो है उसको हमने डिक्लेयर करना है कब? विच मस्ट कम एट द बिगनिंग, जो कि स्टार्ट में आएगी। यहाँ पे अगर हम एक UML स्पेसिफिकेशन देखें जिसकी हमने एक टाइप रखी है सिग्नल, तो ये सिग्नल टाइप का है। यूज़र डिफाइंड टाइप such as signal can be defined in a VDML specification। तो सिग्नल जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो एक यहाँ पे यूजर डिफाइंड टाइप है। The types clause is the appropriate place to define new types। The signal type is defined as follow। तो यहाँ पे हम जो है, जैसे हमने सिग्नल एक यूजर डिफाइंड टाइप जो है उसको डिक्लेयर किया है, अब उसको VDMSL में किस तरह से हम यहाँ पे जो है वो उसे डिफाइन करेंगे। अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जैसा कि ये एक UML स्पेसिफिकेशन थी और हमारे पास यहाँ पे एक सिग्नल टाइप का एक यूजर डिफाइंड टाइप है और ये इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज डू नथिंग, ये 3 वैल्यूज हैं इसकी। अब हम अगर इसको VDMSL में देखें कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ टाइप्स जो है वो यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है कि हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड टाइप को जो है वो डिफाइन करने लगे। यहाँ पे हमारे पास हमने सिग्नल लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो यहाँ पे आपने जो है वो जहन में रखनी है वो ये है कि सिग्नल का S जो है वो कैपिटल है। यानी जब भी हम कोई यूजर डिफाइंड टाइप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो अपर केस होगा, ठीक है, और फिर वो 3 वैल्यूज यानी इंक्रीज डिक्रीज डू नथिंग, तो उसको किस तरह से डिफाइन करना है, तो ये आपको यहाँ पे VDMSL एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि VDMSL में हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। Here we are defining a type by type construction। This form of type construction allows enumerated types यानी जो आपके पास given types होती हैं to be specified formally in VDMSL। तो हमने फॉर्मली VDMSL में इसको किस तरह से डिफाइन करना है ये आपके सामने है। वैल्यूज सच है, जैसे कि मैंने वैल्यूज की बात की कि सिग्नल में जो है वो आपकी 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज डिक्रीज डू नथिंग, जैसे वहां पे अभी पीछे हमने UML स्पेसिफिकेशन में भी देखा, और यहाँ पे अब उसको VDMSL में किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, तो बेसिकली वही यहाँ पे बताया जा रहा है। वैल्यूज सच एज इंक्रीज डिक्रीज एंड डू नथिंग आर कॉल्ड कोड टाइप्स, ठीक है। तो जैसे सिग्नल हमारी एक यूजर डिफाइंड टाइप है और जो उसमें हमने वैल्यूज को जो डिफाइन किया है वो वैल्यूज हमारी क्या है, वो बेसिकली हमारी कोड टाइप्स हैं, तो उसको VDMSL में हम क्या कहेंगे, कोड टाइप्स। एंड अ टाइप सच एज सिग्नल इज द यूनियन ऑफ कोड टाइप्स इन VDML। यानी हमारी यहाँ पे जो सिग्नल है वो यूनियन ऑफ कोड टाइप्स है, यानी ये जो इंक्रीज डिक्रीज और डू नथिंग है यहाँ पे, ये इनका यूनियन ऑफ कोड टाइप्स है, ठीक है, जो कि क्या है, सिग्नल। अ कोड टाइप डिफाइंस अ सिंगल वैल्यू एंड एट द सेम टाइम डिफाइंस अ टाइप कंटेनिंग जस्ट दैट वैल्यू। These code types correspond to the values specified in the UML diagram at previous slide। जैसा कि previous slide में भी आपको दिखाया गया UML specification में कि यहाँ पे किस तरह से values को जो है वो specified किया गया है। By convention, type name begins with an uppercase letter
जैसे मैंने अभी आपको पहले ये बता चुका हूं कि जब आपने कोई भी यूजर डिफाइंड टाइप को यहाँ पे आपने डिफाइन करना है तो उसका जो पहला लेटर है वो आपका क्या होगा, वो आपका अपर केस होगा। टॉपिक 67, द नील वैल्यू। अब हम इस टॉपिक में देखते हैं कि बेसिकली नील वैल्यू होती क्या है और इसका VDMSL में क्या काम है। In the next topic, we are going to look at more complex and more useful version of our incubator system. तो हम अपने आने वाले टॉपिक्स में जो अपना इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं, तो उसकी एक मज़ीद यूज़फुल और एक कॉम्प्लेक्स वर्जन को हम जो है वो आगे देखेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली नील वैल्यू है क्या और इसका क्या काम है। इट इज़ कॉमन इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड फॉर अ वैल्यू टू बी अनडिफाइंड। तो हम जैसे कि प्रोग्रामिंग में पहले ये सीख कर आए हैं, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उसमें आपने देखा है कि बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग में अनडिफाइंड वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो VDMSL भी जो है ये अनडिफाइंड वैल्यूज़ को जो है वो हमें यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हमने जो हमारी अनडिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनको हम किस तरह से यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। VDMSL allows for this concept by including the possibility of a term or expression having the value nil, meaning that it is undefined। यानी हम यहाँ पे जो है वो कोई भी ऐसी टर्म और एक्सप्रेशन जो है उसको इंक्लूड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, नील, यानी अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है। Of course, if we want to allow for this possibility, then we need to slightly modify the type of the variable. We do that by placing square brackets around the type name, for example, n और z। अच्छा, यहाँ पे n और z का क्या मतलब है? जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस इंट्रिंसिक टाइप्स पढ़ी थी कुछ, जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए क्या था, हमने n का जो है ये साइन यूज होता है और इंटीजर्स के लिए क्या यूज होता है, z। अब यहाँ पे इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई नील वैल्यू है, यानी नील वैल्यू को आपने किस तरह से डिफाइन करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। तो n हमारा यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को, और z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पे, इंटीजर्स को। मीनिंग दैट अ वेरिएबल ऑफ दैट टाइप कैन टेक द वैल्यू ऑफ नील, कि इस तरह का जो भी वेरिएबल होगा वो नील वैल्यू को यहाँ पे ले सकता है। सो इफेक्टिवली वी आर एक्सटेंडिंग द टाइप टू इंक्लूड द नील वैल्यू। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली नील वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नील वैल्यू का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग में जिस तरह से वहां पे बताते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इसी तरह VDMSL जो है वो हमें यहाँ पे अलाउ करता है कि किस तरह से हमने जो है वो अपने कोई भी ऐसी टर्म या एक्सप्रेशन जो एक नील वैल्यू रखता है, तो उसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड है, तो उसको किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने देखा कि नील वैल्यू को किस तरह रिप्रेजेंट किया गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे n है यहाँ पे, तो ये नेचुरल वैल्यूज को जो है वो नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये अनडिफाइंड है। और इसी तरह अगर हमने यहाँ पे z को यूज किया है यानी इंटीजर्स, तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स होंगे जो कि अनडिफाइंड है, ठीक है। तो नील वैल्यू को किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करना है VDMSL में, वो आई होप सो कि आपको इस टॉपिक में समझ आ गई होगी। टॉपिक 68, इम्प्रूविंग द इंक्यूबेटर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि हम अपने इंक्यूबेटर सिस्टम को किस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं। Improving the incubator system. In order to introduce these new concepts to you, we made our system very simple indeed. The software simply recorded information about the temperature of an incubator. Let us now make the software more realistic. In our enhanced system, the software will not record the current temperature of the system, but will also control the hardware. The system will be able to respond to a request from the user to change the temperature, and subsequently
to signal the hardware to increase or decrease the temperature accordingly. The hardware itself will still operate in such a way as to either increment or decrement the temperature of the incubator and to signal the software each time that a change of 1 degree has been affected. यानी कि हमने ये इस चीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है बेसिकली वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, उसका काम है कि वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है और जब भी 1 डिग्री की चेंज आती है तो वो ये हमें बताता है कि सिस्टम में 1 डिग्री का चेंज आया. So when the software receives such a signal, it must, in addition to recording the new temperature, send back a response, telling the hardware whether or not further changes are required to achieve the temperature that has been requested. So our new system will also behave a bit more realistically in regard to the initial temperature of the incubator. In this new system, the temperature of the incubator will not be recorded until a message is received from the hardware. Other operations on the system will not be able to go ahead until the initial temperature is set. यानी जब तक initial temperature set नहीं हो जाता तो दूसरे जो हैं वो operations जो हैं system जो है वो इस काबिल नहीं होगा कि उनको जो है आगे further proceed कर सके. So you will probably already have worked out that it will be necessary for the software to record both the actual temperature of the system and the requested temperature. We will also need some additional operations. As in this figure, the UML diagram for our new software, you will notice that 3 of operations, request change, increment and decrement, have signal type. तो यहाँ पे जो हम बात करें अपने रिक्वेस्ट चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, हैव एन आउटपुट ऑफ द टाइप सिग्नल. इनकी जो आउटपुट आ रही है वो बेसिकली सिग्नल टाइप की है और सिग्नल हमने एक जो है वो यूजर डिफाइंड टाइप है जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं और किस तरह से डिफाइन की वो भी आपको बताया. तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 3 ऑपरेशंस हैं, रिक्वेस्ट चेंज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये हमारे जो है आउटपुट दे रहे हैं सिग्नल टाइप की, आउटपुट ऑफ टाइप सिग्नल. This is not a standard UML type such as integer. The internal details of this signal class are relevant to the specification of the incubator monitor class, so it needs to be analyzed further before proceeding to the formal specification. सो यूएमएल स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिग्नल टाइप, यहाँ पे हम इसको प्रीवियसली भी अपने टॉपिक में जो है वो इसके बारे में हमने देखा कि सिग्नल हमारा यहाँ पे क्या है. ये बेसिकली एक हमारी यूजर डिफाइंड टाइप है जिसमें 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग. ठीक है, तो इसको हमने इसके बारे में देखा कि इसको किस तरह से जो है वो VDMSL में जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है. और अब यहाँ पे इसको जो है हम इसकी एक यूएमएल स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ के बारे में ये बताना मकसद ये है कि द सिग्नल दैट मस्ट बी सेंट टू द हार्डवेयर कुड वन ऑफ 3 पॉसिबल वैल्यूज, आइदर इंस्ट्रक्टिंग द हार्डवेयर टू इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर, ट्रू और डू नथिंग. अ टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ नेम्ड वैल्यूज इन ऑफन रेफर्ड टू एज एन एनुमरेटेड टाइप. ठीक है, तो एनुमरेटेड टाइप जो है वो यहाँ पे उसको रेफर कर रहा है. A standard method of making a UML class as an enumerated type is to add enumeration above the type name. यानी हमने यहाँ पे जो है एक स्टैंडर्ड जो इसका मेथड है वो क्या है कि जो आपने टाइप डिफाइन की है उसके ऊपर आप एनुमरेशन को भी यहाँ पे जो है वो एड अप करें. जब हम इसको एड अप करेंगे तो ये किस तरह से हमें दिख रही है कि एनुमरेशन जो है वो सिग्नल टाइप के ऊपर जो है वो एड अप किया उसको, उसके बाद हमारी यूजर डिफाइन टाइप है जो कि हमारी सिग्नल है. और हमने ये भी देखा कि जो यूजर डिफाइन टाइप हम जो है वो डिफाइन करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस होगा. और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि हमारी जो इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग है ये बेसिकली हमारी कोड टाइप्स हैं और जो हमारा सिग्नल है वो यहाँ पे क्या है, हमारा यूनियन ऑफ कोड टाइप्स, यानी इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग का यूनियन ऑफ कोड टाइप. तो आई होप सो कि आपको ये चीजें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी. टॉपिक 69, स्पेसिफाइंग द स्टेट
ऑफ द इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम। तो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे वो इस टॉपिक का एजेंडा है। तो हम देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करना है। बेसिकली देयर नाउ नीड टू बी टू कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट, one to hold the actual temperature, one to hold the temperature that has been requested। यानी हमने यहाँ पे actual temperature और temperature that has been requested उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखना है। Now, as we stated above, when the system first comes into being, these values will be undefined and must therefore be set to nil. As we explained in our previous topic, this means that the type of these values will be written as, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि हमने जो है वो अपनी नील वैल्यूज को किस तरह से जो है वो डिफाइन करना है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसे डिफाइन करना है। यानी हमारे पास जो है हमने बात की अपने रिक्वेस्टेड टेम्परेचर की और एक्चुअल टेम्परेचर की, तो वो किस तरह की वैल्यूज़ होंगी, बेसिकली वो इंटीजर टाइप की होंगी। और यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि ये नील वैल्यू होगी यानी अनडिफाइंड है, तो हमने उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया। तो इसको किस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट इंक्यूबेटर कंट्रोलर, स्टेट यानी स्टेट डेफिनेशन हमारी इंक्यूबेटर कंट्रोलर की, और हमने रिक्वेस्टेड टेम्प और एक्चुअल टेम्प को यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया। ठीक है, हमने जो हमारी अनडिफाइंड वैल्यूज हैं उन्हें किस तरह से डिफाइन करना है यहाँ पे, वो आपको इस स्लाइड में बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। जैसे हमने प्रीवियसली भी पढ़ा कि हम नील वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करते हैं और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है जो कि अनडिफाइंड है। Invariant comprising two conjuncts. Now for the invariant, as before, the actual temperature must not be allowed to go outside the range of -10 to +10 degrees. However, we need to allow, जैसा कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है वो टेम्परेचर ना तो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री से कम होना चाहिए। However, we need to allow for the possibility that it could be equal to the nil value. Exactly the same is true for requested temperature. This gives us an invariant comprising two conjuncts. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे एक इन्वेरिएंट है। मेक का मतलब है यहाँ पे मेक फंक्शन, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इंक्यूबेटर कंट्रोलर, और इसमें दो वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है, और उनको डिफाइन किया गया आर और ए से। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो कंजंक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेरिएंट कंप्राइजिंग टू कंजंक्ट्स। Notice that now there are two inputs to the make function. तो make function में यहाँ पे हमारे पास कितने inputs हैं? दो inputs हैं, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे R और A से। So now there are two inputs to make the function. तो हमारे पास हमने इसको यहाँ पे जो है वो VDMSL में किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये आपके सामने इसका एक VDML स्पेसिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट की गई है कि हम किस तरह से इनको यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं VDMSL में। Let us define a function in range as follows. तो हम यहाँ पे जो है वो इन रेंज फंक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हमने इन रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि इसको यहाँ पे किस तरह से डिफाइन किया गया है। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू यानी VAL है वो यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर वैल्यू इज विद इन द रेंज मिन एंड मैक्स एज डिफाइंड अर्लियर, कि वो वैल्यू मिन और मैक्स की रेंज के दरमियान में आ भी रही है या नहीं, वो उस रेंज के अंदर है भी है या नहीं। You can see that the use of the equivalence connectives ensures that the output is true if the input is in range but is otherwise false. कि अगर तो वो रेंज में होगा तो हमारे पास ट्रू है, और अगर वो रेंज में नहीं है तो वो हमारा फॉल्स है। तो हमारी प्री कंडीशन क्या है कि अगर तो वो ट्रू हो गया, जो वैल्यू जाएगी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अगर वो ट्रू वो रेंज के दरमियान है यानी मिन और मैक्स रेंज के बीच में है तो वो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगा कि वो फॉल्स है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इन रेंज फंक्शन का मकसद क्या है, द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू चेक वेदर एन इंटीजर वैल्यू इज विद इन द रेंज
मिन एंड मैक्स एज डिफाइंड अर्लियर, कि वो उस रेंज के दरमियान है भी है या नहीं। use of in range function in the invariant. Now we can use this function in the invariant, which we can rewrite as invariant make incubator controller. इसमें जो हमारे पास दो इनपुट्स जा रही हैं, तो हमारी वैल्यूज जा रही हैं, वो आर और ए हमने डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। और इन रेंज फंक्शन को इसमें किस तरह से यूज़ करना है, हमने इन रेंज को यहाँ पे जो है वो मिन और मैक्स की जगह यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें मिन और मैक्स की वैल्यूज जा रही हैं, यानी मिन और मैक्स की जो रेंज है इन बिटवीन, उसमें जो भी कोई वैल्यू आ रही है उसको किस तरह से ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली उस फंक्शन को यहाँ पे जो है वो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन हमने वो लिख दिया। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये, कि वो जो वैल्यू आ रही है तो उसको चेक कर रहा है कि क्या ये मिन और मैक्स के बीच में जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। So this makes the invariant much more readable and also has the advantage that we can reuse our function throughout the specification, कि हम अपने इस function को जो है वो reuse कर सकते हैं throughout the specification, as well as we shall see in the moment, कि हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। This make the invariant much more readable and also have the advantage that we can reuse our function throughout the specification, कि हम throughout the specification हमने एक function जो है उसको बना लिया in range का function, अब हम उसको अपने throughout the specification में उसको क्या कर रहे हैं, use कर रहे हैं। तो इसका ये यहाँ पे हमें जो है वो फायदा हुआ। Initialization function. So next we need to think about our initialization function. Since both the requested temperature and the actual temperature will be undefined at the point when the system is created, these should both be set to nil. Hence the initialization function is के हमने function initialization को यहाँ पे किस तरह से define करना है VDMSL में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं init का मतलब क्या है, initialization। ये हम previous topics में ये सारी terms पढ़ के आ चुके हैं। init initialization, मेक इंक्यूबेटर कंट्रोलर, यानी मेक क्या, मेक फंक्शन इंक्यूबेटर कंट्रोलर, वैल्यूज जा रही हैं हमारे पास आर और ए, दो वैल्यूज जा रही हैं, और हमने उनको किस तरह से सेट करवाना है एज ए नील। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इनको यहाँ पे सेट करवाया। आई होप सो कि आपको जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की स्टेट को हमने किस तरह से स्पेसिफाई करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
टॉपिक 71 अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर VDMSL स्पेसिफिकेशन, यानी वियाना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसमें हम अपनी स्पेसिफिकेशन को जो है वो किसी भी सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या है। जनरलाइज्ड टेम्पलेट फॉर अ VDMSL स्पेसिफिकेशन, we are now in position to provide a generalized template for a VDMSL specification. Any specification that we now present will conform to this template. तो हमने जो भी अब कोई स्पेसिफिकेशन लिखनी है जो किसी भी सिस्टम के बारे में होगी तो वो इस टेम्पलेट को जो है वो इस फॉलो करते हुए हम वो लिखेंगे, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया भी गया है। यू शुड नोट दैट नॉट एवरी क्लॉज वुड नेसेसरली अपीयर इन एवरी स्पेसिफिकेशन। तो अगर हम बात करें अभी तक हमने जो अपना इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ा कि बेसिकली वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, और हम उसका जो उसका टेम्परेचर होता है वो ना तो +10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, अब वो हमारा जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और हमने उसको जो है वो डिफरेंट चंक्स में हमने देखा कि जो है हम बिल्कुल एक स्टार्ट हमने लिया, डिफरेंट चंक्स में हमने देखा कि बेसिकली जो है वो VDMSL में किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो वो अभी तक हमने वो सारा जो था वो एक चंक्स की सूरत में पढ़ा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे उसकी एक कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन है उसको लिखना है। ठीक है, इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसका एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट है। ठीक है, जनरलाइज्ड टेम्पलेट है जो VDMSL ने स्पेसिफाई किया है कि आपने किसी भी सिस्टम की जब स्पेसिफिकेशन को लिखना है तो आपने उसको किस तरह से एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के थ्रू जो है वो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखनी है उस सिस्टम की। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा एक सेक्शन है टाइप्स का, एक है वैल्यूज का, एक हमारा स्टेट डेफिनेशन का, और फिर उसको एंड किस तरह से किया जा रहा है, फंक्शंस किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं, और उसके बाद ऑपरेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट है VDMSL स्पेसिफिकेशन का कि हम किसी भी सिस्टम की अगर स्पेसिफिकेशन है उसको अगर हमने लिखना है VDMSL स्पेसिफिकेशन में तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो हम इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए हम VDMSL स्पेसिफिकेशन जो है वो किसी भी सिस्टम की लिखेंगे। टॉपिक 72 इंक्लूडिंग कमेंट्स। अच्छा, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया। ठीक है, और उसमें आपने देखा कि हम कमेंट्स को किस तरह से ऐड करते हैं। बेसिकली कमेंट्स का पर्पस क्या होता है? कमेंट्स का पर्पस ये होता है कि आपने किसी भी लाइन पे जो भी कोड लिखा तो आप अपनी आसानी के लिए कि आपको फर्दर दोबारा फ्यूचर में जब भी उसको मॉडिफाई करना है तो आपको ये पता हो कि आपने अच्छा ये लाइन लिखी थी तो किस पर्पस के लिए लिखी थी। तो आप एक कमेंट ऐड कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि बेसिकली आप यहाँ पे आपका फंक्शन जो है या लाइन है जो भी है आपका वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे कोड। ठीक है, तो हम उसके लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं, और कमेंट्स को किस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है कमेंट किस तरह से लिखा जाता है तो हमने उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, कि एक कमेंट को लिखने का तरीका क्या है प्रोग्रामिंग में। इसी तरह VDMSL में भी हम कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जब हम किसी सिस्टम की जो है वो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिखते हैं तो उसमें कमेंट्स को किस तरह से ऐड करना है हम उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। As with program code, the readability of a VDMSL specification is greatly enhanced by the including of comments. This is done by introducing the comment with the symbol. यहाँ पे हम ये हाइफन देख सकते हैं कि डबल हाइफन यूज हुआ है यहाँ पे हमारा कि हमने VDMSL में VDMSL में हमने जब कोई स्पेसिफिकेशन लिखनी है तो हमने उसमें कमेंट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अ न्यू लाइन एंड्स द कमेंट। तो जैसे ही यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको जो है वो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो इसमें ये देखें यहाँ पे हमारे पास हमने दो जगह पे कमेंट्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो बोथ रिक्वेस्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर मस्ट बी इन रेंज और इक्वल टू नील। तो ये हम बेसिकली क्या किया हमने कि ये जो हमने यहाँ पे ये लाइन लिखी VDMSL में तो हमने यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दिए ताकि हमें पता चल जाए कि बेसिकली इस लाइन का पर्पस क्या है।
और इसको हमने यहाँ पे जो है वो किससे हाईलाइट किया, डबल हाइफन से, ठीक है, या आप इसको डैश भी कह सकते हैं। तो यानी मकसद ये आपको बताना कि VDMSL में आपने कमेंट्स को किस तरह से ऐड करने हैं। तो जैसे ही मैंने इस लाइन में ये कमेंट ऐड किया और मैं नेक्स्ट लाइन पे गया तो अब ये कमेंट खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये मेंशन है ए न्यू लाइन एंड्स द कमेंट, कि जैसे ही कोई न्यू लाइन आएगी वो कमेंट को एंड कर देगी। इसी तरह यहाँ पे एक कमेंट यूज हुआ है, बोथ रिक्वेस्टेड एंड एक्चुअल टेम्परेचर्स आर अनडिफाइंड एंड द सिस्टम इज इनिशियलाइज्ड, ठीक है, कि हमारे जो रिक्वेस्टेड और एक्चुअल टेम्परेचर्स हैं वो अनडिफाइंड हैं जब सिस्टम को इनिशियलाइज किया गया। तो यहाँ पे ये कमेंट की सूरत में इसको बता दिया गया, ठीक है। तो इससे हमें ये समझने में आसानी हो गई कि बेसिकली रिक्वेस्टेड और एक्चुअल टेम्परेचर्स हैं वो अनडिफाइंड है जब सिस्टम को इनिशियलाइज किया गया। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जब हमने किसी भी सिस्टम की कोई स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिखनी है, यानी VDMSL में हम किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को जब लिख रहे हैं, जैसे हम इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की यहाँ पे जो है वो कंप्लीट एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो उसमें हमने कमेंट्स को किस तरह से ऐड करना है और उसको लिखने का क्या तरीका है, वो बेसिकली यहाँ पे आपको बताने का मकसद है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने अपने कमेंट्स को VDMSL में जब किसी भी सिस्टम की कोई स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज को हम लिखेंगे तो वहां पे हमने किस तरह से उनको ऐड करना है। टॉपिक 73, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम। सो फाइनली अब हम इस काबिल हो गए हैं कि यहाँ पे हम अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की उसको लिख सकते हैं। हमने जो है वो पहले चंक्स की सूरत में जो है वो अपने ईच एंड एवरीथिंग जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की है वो फंक्शंस हों, उनको जिस तरह से भी डिफाइन किया तो उनको चंक्स की सूरत में किया। अब यहाँ पे हमने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो किस तरह से इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो है वो हम VDMSL में लिखेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखेंगे अपने इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम जो एक हमारा सिस्टम है जो हमने थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ा, जो हमारा VDMSL से रिलेटेड था, तो उसको पहले हमने चंक्स की सूरत में जो है वो चीज़ों को देखा, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में जो है वो एक स्पेसिफिकेशन दिखाई थी, एक टेम्पलेट दिखाया था कि जब आप VDMSL में जो है वो कोई भी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो यूज़ होता है। तो उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे हम अपने पूरे इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो एक कंप्लीट हमारे पास जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको दिखाया और डिफाइन किया है कि वो हम किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। तो थोड़ा अगर मैं रिकैप दूं आपको यहाँ पे, तो हमने टाइप्स के बारे में देखा। तो सिग्नल है हमारी एक यूजर डिफाइंड टाइप है जिसकी 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग। तो सिग्नल जो है हमारी यहाँ पे इसका एस जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। तो हमने जब भी कोई यूजर डिफाइंड टाइप को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको अपर केस में डिफाइन करेंगे। तो सिग्नल है हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। ये 3 वैल्यूज हमारे पास क्या है, कोड टाइप्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और सिग्नल क्या है यहाँ पे, यूनियन ऑफ कोड टाइप्स। सो वैल्यूज हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यूज के बारे में भी पढ़ा कि वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप्स की हैं और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो +10 हो सकता है और मिनिमम जो है वो आपका -10, यानी +10 से ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही -10 से कम होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो है वो स्टेट है इंक्यूबेटर कंट्रोलर और यहाँ पे हम अपने रिक्वेस्टेड टेम्प और एक्चुअल टेम्प को यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी अनडिफाइंड टाइप, और वो किस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मजे की बात, हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा कि हम कमेंट्स को किस तरह से इंक्लूड करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने अब कमेंट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है, कि जब हम उन्हें कोई भी स्पेसिफिकेशन लिखनी है किसी भी सिस्टम की तो हम अपनी आसानी के लिए कमेंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसको क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे जो है हमने डबल हाइफन या डबल डैश जो भी आप इसको कहना चाहें उसको यूज किया और हमने अपना कमेंट लिख दिया। और जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे गए तो क्या हुआ हमारा कि हमारा कमेंट खत्म हो गया, यानी जैसे ही न्यू लाइन शुरू होगी तो आपका कमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह फिर हमने जो है वो फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हमारी प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिस्टम की, जो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अगेन जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में मैं बहुत ही डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये बस आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की वो किस तरह से दिखेगी, तो वो यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाने का मकसद है। तो ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी एंड हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी हमारे थ्रू आउट द चैप्टर में, जो हमने VDMSL का एक स्टार्ट लिया और देखा कि VDMSL वियाना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है ये इसमें हम किस तरह से किसी भी सिस्टम की जो है वो स्पेसिफिकेशन को किस तरह से लिखते हैं, यानी ये कोई भी जो हमारे पास सिस्टम होता है तो उसको फॉर्मली एक लिखने का मेथड होता है, ठीक है। तो VDMSL उसको किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली हमारे कंप्लीट इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की एक जो है वो स्पेसिफिकेशन है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप सो कि थ्रू आउट द चैप्टर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे और वो जिस तरह से भी यूज हुए, आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।